चैप्टर व्हाट इज गवर्नमेंट, सरकार क्या है, क्लास 6 का 3rd चैप्टर सिविक्स का। अभी कोरोना के चलते आप लोगों ने देखा लॉकडाउन हुआ। लॉकडाउन की ये घोषणा किसने की? अगर आपसे ये क्वेश्चन किया जाएगा तो आप इसका आंसर करेंगे कि लॉकडाउन की घोषणा हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने की। तो प्राइम मिनिस्टर ये कौन है, क्या है? यही है हमारी सरकार। सरकार क्या सिर्फ यही घोषणा करती है? सरकार बहुत सारे काम करती है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि सरकार है क्या। इट इज़ एन इंस्टीट्यूशन, ये एक संस्था है। कैसी संस्था है, क्या करती है? इट मेक्स लॉज फॉर द नेशन, फॉर द कंट्री, ये देश के लिए कानून बनाती है। और इसके क्या क्या फंक्शंस हैं? सरकार और क्या क्या काम करती है कानून बनाने के अलावा, या फिर कोई देश चलाने के अलावा, उस पर शासन करने के अलावा, रूल करने के अलावा वो और क्या क्या काम करती है, अभी हम देखेंगे। हम देखते हैं सरकार स्कूल्स बनाती है, हॉस्पिटल्स बनाती है, सड़कें बनाती है। इसके अलावा इट हेल्प्स पुअर्स, जो गरीब लोग हैं उनके लिए इस तरीके के प्रोग्राम्स चलाती है कि जिससे पॉवर्टी एलिवेशन हो, गरीबी दूर हटे और लोग आगे बढ़े, उनका विकास हो। इसके अलावा और सरकार क्या करती है? हम जितनी भी चीज़ें खरीदते हैं उनके प्राइस कौन डिसाइड करता है? हम कहते हैं महंगाई बढ़ गई, हम कहते हैं महंगाई कम हो गई। ये कीमतों को बढ़ाना या कीमतों को कम करना, ये कौन करता है? इट रिड्यूसेस और इंक्रीजेस, और we can say that determine the prices of commodities, यानी कि चीज़ों की, वस्तुओं की कीमतें निर्धारित करना भी सरकार का काम है। क्या सरकार का काम सिर्फ इतना ही है? सरकार इसके अलावा भी और कुछ करती है। ठीक है, क्या क्या करती है अभी हम इसको आगे बताते हैं। स्टॉप करो। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि सरकार और क्या क्या काम करती है। प्राइसेस बढ़ाना, प्राइसेस कम करना, प्राइसेस डिटरमाइन करना। इसके अलावा सरकार हमारी जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज़ हैं, पॉलिटिकल बाउंड्रीज़ यानी कि वो सीमाएं जो हमारे दूसरे देशों के साथ लगी हुई हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा देश कई देशों के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है, जैसे पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। तो इन बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट करना मीन्स प्रोटेक्ट द बाउंड्रीज। प्रोटेक्ट द बाउंड्रीज इज आल्सो अ फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट। इसके अलावा हमारे दूसरे देशों के साथ किस तरीके के रिलेशंस हैं, हमारे रिलेशंस विद अदर कंट्रीज, ये सब मेंटेन करना भी किसका काम है? गवर्नमेंट का काम होता है कि दूसरे देशों के साथ हमारे रिलेशंस कैसे हैं। ये सब काम भी हमारी गवर्नमेंट का होता है। इसके अलावा देश में रहने वाले लोगों को हेल्थ फैसिलिटीज़, एजुकेशनल फैसिलिटीज़, सबको फूड आइटम्स बराबर मिल रहे हैं कि नहीं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी गवर्नमेंट यानी कि सरकार की ही होती है। तो सरकार अभी आपने देखा कि बहुत सारे काम करती है। इसके अलावा नेचुरल डिज़ास्टर्स यानी कि प्राकृतिक आपदाएं जैसे अर्थक्वेक आना, सुनामी, इन सब के दौरान गवर्नमेंट ही है जो अपना मेन रोल, इम्पॉर्टेंट रोल गवर्नमेंट का होता है कि इस समय जो लोग पीड़ित हैं अर्थक्वेक या सुनामी जैसे नेचुरल डिज़ास्टर से, उनको एड देना, उनकी हेल्प करना भी गवर्नमेंट का काम होता है। इसके अलावा आपने एक चीज़ सुनी होगी, कोर्ट, अदालत। सरकार के द्वारा जो नियम बनाए जाते हैं, जो लॉज बनाए जाते हैं, जो कानून बनाए जाते हैं, अगर कोई उन कानूनों को तोड़ता है या किसी भी तरीके का अपराध करता है तो उसको भी
उसके लिए फैसला सुनाना भी सरकार का ही काम होता है और सरकार का ही एक अंग है कोर्ट, अदालत या फिर न्यायालय जिसे हम कहते हैं। तो इट इज़ आल्सो अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। ये सारे काम हमारी सरकार करती है और इसका मेन काम जो हमने देखा है दैट इज मेकिंग लॉज। ये सब उसके लॉज, उसके कानून, उसके नियमों के अंतर्गत ही आते हैं। अब ये कानून कौन बनाता है, कैसे बनते हैं कानून, ये कानून किसके लिए होते हैं, देखेंगे अब हम। हमारा देश बहुत बड़ा देश है। कोई भी एक व्यक्ति, एक संस्था सबके लिए कानून नहीं बना सकती। पूरे देश को कोई भी एक व्यक्ति नहीं चला सकता, इसलिए हमने अपने देश को यूनिट्स में डिवाइड किया गया है। कैसे यूनिट्स हैं वो? हम सबसे पहले कहते हैं कि हमारा पूरा देश, जिसे हम कह रहे हैं अ नेशन, ठीक है, या हम इसे एक और नाम देंगे यूनियन। यूनियन का क्या मतलब होता है? एक संघ, एक संगठन। ये किसका यूनियन है? इट इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। किसका यूनियन है? स्टेट्स। भारत में कितने राज्य हैं? देयर आर 29 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। इसके बाद स्टेट्स किस में डिवाइड है? स्टेट्स डिवाइड्स हैं डिस्ट्रिक्ट्स में, यानी कि जिले। हर राज्य में कुछ जिले हैं और जिले किस में डिवाइड है? विलेजेस, यानी कि गांव। तो इस तरीके से हमारा देश पॉलिटिकल यूनिट्स, इनको राजनीतिक इकाइयां कहते हैं, इनमें डिवाइड है। तो सबसे पहले सबसे ऊपर लेवल पर हम अभी देख रहे हैं लेवल ऑफ गवर्नमेंट। अब इसके आधार पर देयर आर 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। फर्स्ट, जिसे हम कहेंगे यूनियन लेवल, या फिर जिसे हम कहेंगे सेंट्रल लेवल, या फिर केंद्र सरकार। दूसरा है हमारा स्टेट लेवल, यानी कि राज्य सरकार। और तीसरा है हमारा, मैंने इन दोनों को साथ में लिया है और इसे हम कहते हैं लोकल गवर्नमेंट या लोकल लेवल या फिर स्थानीय सरकार। लोकल गवर्नमेंट में हम जिले और गांव के स्तर, डिस्ट्रिक्ट लेवल और विलेज लेवल को एक साथ लेते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल्स में आती हैं हमारे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस या म्यूनिसिपैलिटीज़, नगर पालिकाएं और नगर निगम। और ग्रामीण स्तर, विलेज लेवल पर है हमारे ग्राम पंचायत। इन दोनों को ही हम आगे आने वाले चैप्टर्स में डिटेल में देखेंगे कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और ग्राम पंचायत किस तरीके से काम करते हैं। अभी हमको ये समझना है कि देयर आर 3 लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। सबसे पहले केंद्र सरकार, फिर राज्य सरकार और फिर स्थानीय सरकार। इसको हम एक तरीके से और समझ सकते हैं। आपका स्कूल है, स्कूल में हु इज़ द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन? सबसे हेड कौन होता है? प्रिंसिपल। आप इनको मान के चलिए दैट इज़ योर सेंट्रल गवर्नमेंट, कि प्रिंसिपल जब भी कोई भी बात कहेंगे वो पूरे स्कूल में फॉलो होगी। केंद्र सरकार के द्वारा कोई भी कानून बनेगा तो वो पूरे देश में लागू होगा। फिर जैसे आपका स्कूल अलग अलग क्लासेस में डिवाइड है, एक देश अलग अलग स्टेट्स में डिवाइड है और हर क्लास में क्लास टीचर्स अपने कुछ रूल्स रेगुलेशंस बनाते हैं। उसी तरीके से हर स्टेट, चाहे यूपी, केरल, महाराष्ट्र, असम, इन सब राज्यों की अपनी अपनी सरकारें हैं और अपने अपने राज्य में इनको अधिकार है अपने तरीके से कानून और नियम बनाने का।
वो कानून और नियम उन्हीं राज्यों में ही सिर्फ माने जाएंगे। जैसे क्लास 6B या 6A में कोई रूल बनेगा तो वो क्लास 6B और 6A के लिए होगा, 12th के लिए नहीं। उसके बाद क्लास के अंदर भी कुछ ग्रुप्स बनाए जाते हैं कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वैसे ही स्टेट्स में डिस्ट्रिक्ट्स और विलेज लेवल होता है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर देखना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का काम है और विलेज लेवल पर देखना ग्राम पंचायत का काम है। तो ये हमारा हुआ अभी लेवल ऑफ गवर्नमेंट। आगे चलते हैं। अब लेवल ऑफ गवर्नमेंट के बाद बात आती है लॉज एंड गवर्नमेंट। व्हाट आर लॉज? What is the role of government and what is the role of people? Law and government. Laws. कौन बना रहा है laws? Government. किसके लिए बना रही है? We the people, हम लोगों के लिए बना रही है। Suppose सरकार ने नियम बनाया कि सड़क पर चलते समय जब 2 व्हीलर्स पे चलेंगे तब हेलमेट पहनना कंपलसरी है। ये कानून है, ये एक कानून सरकार के द्वारा बनाया गया है। अगर इसको फॉलो नहीं करेंगे तो जो भी फाइन है या जो भी पनिशमेंट है वो हमें माननी ही होगी, ठीक है। लेकिन कई बार कुछ कानून ऐसे होते हैं जो कुछ लोगों के लिए तो बेनिफिशियल्स है मगर सबके लिए नहीं। तो ऐसे में क्या होता है, लोग उनका विरोध करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, और लोगों को प्रोटेस्ट करने का राइट है, ये हमारे देश की गवर्नमेंट कहती है। सो दिस इज़ द रोल ऑफ गवर्नमेंट एंड पीपल फॉर लॉज। कि सरकार कानून बनाएगी, सरकार सबकी बेहतरी के लिए कानून बनाएगी, लेकिन अगर कुछ लोगों को ये लगता है कि ये कानून उनके लिए सही नहीं है, उनके दूसरे अधिकारों के, उनके दूसरे राइट्स का वायलेशन कर रहा है, तो वो उसका प्रोटेस्ट कर सकते हैं। अब कानून कैसे बनते हैं या कानून बनाता कौन है, इसको पढ़ने के लिए हमें पहले जानना ज़रूरी है टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। बच्चों क्लास 6 के लेवल के लिए अभी हम आपको बता रहे हैं। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, मोनार्की एंड डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मीन्स लोकतंत्र एंड मोनार्की इज राजतंत्र। इतिहास पढ़ रहे हैं आप लोग, और आप लोगों ने घरों में भी अपने नाना नानी मम्मी पापा से स्टोरी सुनी होंगी कि एक समय था जब हमारे देश में राजाओं का शासन हुआ करता था। राजाओं के शासन को कहा जाता है राजतंत्र, और अब हमारे देश में है डेमोक्रेसी, इसे कहते हैं लोकतंत्र। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोनार्की एंड डेमोक्रेसी? सी द डिफरेंस। मोनार्की, राजा को जनता नहीं चुनती है। डेमोक्रेसी, यहाँ पर लोगों के ऊपर शासन करने वाले को जनता खुद चुनती है। राजा वैसे तो जनता के कल्याण के कार्य करता है, मगर इट इज़ नॉट अकाउंटेबल फॉर द पीपल, बट इन डेमोक्रेसी गवर्नमेंट इज़ अकाउंटेबल फॉर द पीपल। ये जनता के प्रति जवाबदेही होती है इनकी, और यहाँ नहीं होती। राजा अगर अपनी मनमानी करे तो जनता उसका विरोध नहीं कर सकती। यहाँ अभी अभी हमने आपको बताया, अगर कुछ व्यक्तियों को ऐसा लगता है कि सरकार ने जो कानून बनाया है वो उनकी बेहतरी के लिए नहीं है, तो यहाँ जनता विरोध कर सकती है। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन मोनार्की एंड डेमोक्रेसी। अब हम आगे बात करेंगे डेमोक्रेसी की, क्योंकि ये सिस्टम हमारे देश में है और इसे हम कहते हैं द सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, प्रतिनिधियों की व्यवस्था। प्रतिनिधि कैसे? जिन लोगों को हम चुनते हैं कि वो सरकार बनाएं, वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, प्रतिनिधि होते हैं, क्योंकि उनको हमने चुना है। आप लोग कई बार स्कूल में देखते हैं
प्रिंसिपल सर को कोई अब बात कहनी होती है तो पूरी क्लास को नहीं बुलाते कि सभी क्लासेस के मॉनिटर्स आ जाएं। मॉनिटर्स क्या करेंगे, आपकी क्लास की प्रॉब्लम को वहाँ रिप्रेजेंट करते हैं, वो आपकी क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मॉनिटर्स आर द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ योर क्लास। लाइक दैट जिन लोगों को हमने चुना है, कैसे हमने चुना है, हमने चुना है वोट डालकर, वोट डालकर के हमने उन्हें चुना है और वो हमारी सरकार हैं, वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स आर रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट्स। नाउ कम टू वोट्स। आप लोग अभी बहुत छोटे हैं, आप लोगों ने वोट तो नहीं डाला होगा, लेकिन हमारे देश के हिसाब से कौन वोट डाल सकता है, कोई भी जिसकी उम्र 18 साल या उससे ऊपर हो। कोई भी यहाँ पर क्यों वर्ड यूज हुआ है, देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन ऑफ रिलीजन, देयर कास्ट, देयर सेक्स, देयर क्रीड, किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं होगा। बस वो व्यक्ति 18 साल या उसके ऊपर का हो, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, महिला हो या पुरुष हो, काला हो या गोरा हो, पढ़ा लिखा हो या ना पढ़ा लिखा हो, उसे सबको वोट डालने का अधिकार है। और इस टर्म को हम जानते हैं इस नाम से, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। इसको हिंदी में कहते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। यूनिवर्सल सार्वभौमिक मतलब इट इज फॉर ऑल। ऑल, वो ऑल कौन है, दे आर अडल्ट, वयस्क। अडल्ट हम किसे कहते हैं, द पीपल हु हैव ऑफ 18 ईयर्स और अबव 18 ईयर्स। फ्रेंचाइज यानी कि हमें मताधिकार है, अधिकार है हमें वोट डालने का। तो हमारे देश में हर उस व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार है जो 18 साल से ऊपर है। क्या हमेशा से ऐसा ही था, हमेशा से ऐसा नहीं था। हमेशा से ऐसा क्यों नहीं था, तो हमेशा से क्या था, शुरू में जब संसार के सारे देशों ने डेमोक्रेसी को अपनाना शुरू किया तो उन्होंने वोट डालने का अधिकार सबको नहीं दिया। किसको दिया, सिर्फ पुरुषों को। इट वॉज ओनली फॉर मेल्स। किन पुरुषों को, जो कि रिच हैं, अमीर हैं, पैसे वाले हैं, जिनके पास प्रॉपर्टी है, ऐसे लोगों को वोट डालने का अधिकार था। धीरे धीरे करके लोगों ने अपने वोट डालने के अधिकार के लिए आवाज़ उठाई और फिर उसके बाद सभी लोगों को वोट का अधिकार मिला। एक और टर्म आती है यहाँ पर जिसे हम कहते हैं सफ्रेज मूवमेंट। या यू कैन से दैट वुमेन सफ्रेज मूवमेंट, महिला मताधिकार आंदोलन। जब ये अधिकार, कैसा अधिकार, वोट डालने का अधिकार सिर्फ पुरुषों के पास था। और ये उन दिनों की बात है जब पूरे विश्व में विश्व युद्ध छिड़े हुए थे, वर्ल्ड वार था। तो उसमें क्या हुआ, उस समय की स्थितियों में कि पुरुष जितने भी थे सब युद्ध में चले गए, घरों में कौन रह गई, महिलाएं। और महिलाएं उस समय सिर्फ घरों का काम नहीं कर रही थी, वो उस समय वो सब काम कर रही थी जो पुरुष करते थे, क्योंकि पुरुष कहाँ लगे हुए थे, लड़ाई में। तो जब महिलाओं ने कहा कि हम वो सारे काम करते हैं जो पुरुष करते हैं और हम वो भी कर रहे हैं जो हम करते हैं, तो हमें पुरुषों के बराबर अधिकार क्यों नहीं मिलना चाहिए, हमें क्यों नहीं वोट डालने का अधिकार मिलना चाहिए। और उन्होंने अपने वोट डालने के अधिकार के लिए आंदोलन छेड़ा जिसे विमेन सफ्रेज मूवमेंट या महिला मताधिकार आंदोलन के नाम से जाना जाता है। द टर्म सफ्रेज, इस टर्म का मतलब ही मताधिकार है, यानी कि राइट टू वोट, वोट डालने का अधिकार। और इसके तहत फिर 1920 में यूएसए और 1928 में यूके यानी कि जिसको हम ब्रिटिश या ब्रिटेन के नाम से जानते हैं, इन्होंने अपने देश में महिलाओं को मताधिकार यानी राइट टू वोट दिया। भारत में ये अधिकार कब मिला उन्हें, 1947 में हमें आज़ादी मिली, 1950 में हमारा संविधान जो है लागू हुआ और संविधान में ही मताधिकार की बात की गई है और हमारे देश में सभी लोगों को मताधिकार मिला
1950 में, लिखित में 1950 में हमारे देश में सभी लोगों को मताधिकार मिला। महात्मा गांधी ने एक जर्नल लिखा है द यंग इंडिया 1931 में, और इसमें भी इन्होंने ये लिखा है, ये कहा है कि क्या अधिकार, वोट डालने का अधिकार सिर्फ अमीरों को होना चाहिए या उनको होना चाहिए जो पढ़े लिखे हैं, या सिर्फ पुरुषों को होना चाहिए? ऐसा नहीं है, ये राइट सबको बराबर होना चाहिए। और उनको वैसे भी उनके बहुत फॉलोअर्स थे, उनको मानने वाले बहुत थे, ऐसे बहुत से फिलोसफर्स थे जो चाहते थे कि वोट डालने का अधिकार सबको मिलेगा, तभी सही मायने में डेमोक्रेसी आ पाएगी। So students, that's all your chapter. What is government? सरकार क्या है? Thank you.